बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना से पैदा होने वाले मुआशी नुकसानात, आलमी मईशत के लिए खतरा। कोरोना वबा पाकिस्तानी मईशत के लिए बढ़ती मुश्किलात। कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां जारी। केसेस और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना मुफीद, कितना मुज़र। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ आगाही, सोशल मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है। ऑल राइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। एक तरफ कोशिश हो रही है कि कोरोना को फैलने से रोका जा सके और कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तमाम ममालिक इकदाम कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में। और जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है वो है लॉकडाउन का, और ग्रेट लॉकडाउन है। पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन है। जो जो ममालिक कोरोना से इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं वहां पर लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की मैशत जो है वो उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और IMF ने जो प्रोजेक्शन जारी की है मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के हवाले से, उन्होंने कहा है कि ग्रेट लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की मैशत इस वक्त खतरे में है। और मुआशी तौर पर इस ग्रेट लॉकडाउन की वजह से अकॉर्डिंग टू IMF प्रोजेक्शन $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। और IMF की जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए भी कोई खुशाइंद खबर नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त चल रही थी उससे एक्सपेक्ट यह किया जा रहा था कि इस साल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 3% तक होगी। लेकिन अभी जो डाउनफॉल चल रहा है जिसकी वजह से स्लो डाउन हो गई है इकोनॉमी, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो नुकसान में, उसकी वजह से पाकिस्तान में इस साल जो ग्रोथ है वो -1.5% तक जो है वो ग्रोथ होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि अगर 3% तक ग्रो करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी और अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन अब एक और सवाल ये पैदा हो गया है कि अगर 3% नहीं, अगर -1.5% अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो फिर पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान की मैशत के लिए कितना खतरा हो सकता है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम तर बुरी खबरें। अच्छी खबरें भी ये हैं कि पाकिस्तान की मैशत के जहां पर मनफी तासुर दिया जा रहा है वहीं पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं, और शरह सूद में कमी हुई है जिसकी वजह से मैशत को सहारा मिलेगा, जबकि कर्जों की अदायगी में भी रिलीफ मिल गया है। और सबसे खुशाइंद खबर इसमें यह है कि पाकिस्तान जो कि डेट सर्विंग का मसला फेस कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं हल होता नजर आ रहा है। उसमें भी डेट सर्विंग के मसले में भी पाकिस्तान को रिलीफ मिल रहा है। G20 कंट्रीज और अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरल डोनर्स ने यह कहा है कि जो डेट सर्विंग थी, यानी कि जो लोन था इस साल मई से दिसंबर तक, उसको 2022 तक जो है वो मौखर कर दिया गया है, और 2022 के बाद भी 3 साल के ड्यूरेशन के दौरान उसे पे ऑफ किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने इस हवाले से एक्सप्लेनेशन भी दी थी और कुछ और मजीद एक्सप्लेनेशन आ भी गई है। यह भी पाकिस्तान के लिए खुशाइंद खबर है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ IMF ने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए पाकिस्तान को तकरीबन $1.4 बिलियन जो है वो देगा IMF। तो इससे भी पाकिस्तान के रिजर्व को जो है वो सेव करने में, रिजर्व को जो है थोड़ा सा खुशाइंद खबर है पाकिस्तान के रिजर्व के लिए। तो इस पर हम तफसील से बात करते हैं कि अभी जो सूरत हाल चल रही है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ मनफी खबरें भी हैं। तो किस तरह से ये सिचुएशन चलेगी, क्या मेजर्स लेने की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए फिस्कल गैप कितना होगा, इसी हवाले से तफसील से बात कर लेते हैं। मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मुआशियात हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, जबकि मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से डिस्काउंट रेट कम हुआ है, डिस्काउंट रेट कम होने की वजह से फिस्कल स्पेस मिलेगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज किस हद तक आप समझते हैं कि मैनेजेबल हो जाएंगे? पहली चीज़ तो यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्यों है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए होता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। जितने डॉलर्स आपके मुल्क में होते हैं उससे ज़्यादा आपको पे ऑफ करना होते हैं। इस वक्त की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो इस वक्त अब हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कर्टेल हो गई हैं कोरोना की वजह से भी। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी कर्टेल्ड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब एयरपोर्ट और सारे जो सी पोर्ट्स हैं जब वो बंद होंगे, वहाँ पे काम नहीं हो रहा होगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो तो इस वक्त हो ही नहीं रही है। तेल जो कि हमारा 1/3 इंपोर्ट बिल होता है, तेल की कीमतों में हमने देखा कि कोरोना की वजह से और रूस और रशिया की आपस की जो तेल की पैदावार पे इख्तलाफ की वजह से उसकी कीमतों में रिकॉर्ड कमी देखने में आई। और इसके अलावा जो डॉलर्स की अराइवल थी, जब $1.4 बिलियन के करीब जो IMF का रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब ये यकमुश्त पैसे आ जाते हैं, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक और ADB वगैरह के कुछ पैसे और अमेरिकन एम्बेसी ने भी कल कुछ पैसे अनाउंस किए हैं, तो डॉलर्स भी इस वक्त सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श है, उतनी बुरी नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पे जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा तो उसका फ़ायदा बिजनेसेस को तो जो होना है वो होगा, लेकिन असल फ़ायदा उसका हुकूमत को होगा।
जो कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग है उसमें 70% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बोरिंग है, और इस 2% इंटरेस्ट रेट के कम होने से तकरीबन 500 अरब रुपए का एक जो कुशन है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास आएगा, जो कि डेट सर्विसिंग में देना था बैंक्स को। ठीक ठीक। और वो 500 अरब रुपया जो है वो फिर यकीनी तौर पे कोरोना के इलाज मुआवजे और जो बाकी लॉकडाउन में अगर कुछ आपको स्टिमुलस देना है तो वहाँ पे काम आ सकेगा। सही। डॉक्टर साहब, फिर जिस तरह से आईएमएफ भी 1.4 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को इमदाद दे रहा है, साथ ही साथ डेट सर्विंग का जो मसला था वो भी हल होता नजर आ रहा है, तो इस सारी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो न्यूट्रलाइज होगा? देखिए अभी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी सारा अनसर्टेन है, यानी कोरोना अभी आपका अनफोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में केसेस जो हैं ग्रेजुअली उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और आज बैठ के शायद बड़ा मुश्किल होगा कहना कि एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद सिचुएशन जो है वो क्या होगी, बीमारी के हवाले से भी और इसके इक्तसादी जो असरात होंगे उनके हवाले से भी। तो हुकूमत जो है वो इस वक्त 2-3 सिनेरियोज जो है उन पर काम कर रही है। एक जो है वो बिजनेस एज यूजुअल है, जो कि आज की सिचुएशन है कोरोना के फैलाव की, और दूसरी जो है वो खुदा न खास्ता एक वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर अल्लाह ना करे कोरोना उस तरीके से अनफोल्ड होता है जिस तरीके से ये बाकी हॉटस्पॉट्स में हुआ, तो उस सूरत में हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी होगी और किस तरीके से काम करना होगा। तो ये इस वक्त पैरेलल 2-3 सिनेरियोज बना के और उनके मुताबिक डे टू डे बेसिस पे काम जो है वो मेरे ख्याल में इस वक्त किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ यहाँ पर वाजे कर दीजिएगा कि जो डेट सर्विसिंग डेफर होगी उसका टोटल क्वांटम कितना होगा? क्या कोई डिटेल्स हैं इस हवाले से कि सिर्फ जो बायलैटरल या G20 की जो फंड जो हमने लोन लिया है सिर्फ वही डेफर होगा, या जो हमने मालियाती बैंक से और वर्ल्ड बैंक से और IMF से पाकिस्तान को इमदाद मिली है वो भी किस्तों में जो करनी थी वो भी शामिल है इसमें? इसमें सारा शामिल है। इसमें जो हमारा पेरिस क्लब से, जो G20 से और जो बायलैटरल डोनर्स उन सब की जो है पेमेंट वो डेफर हो रही होगी, और ये तकरीबन एक रफ एस्टीमेट जो है आपके पास डिटेल मंडे को आज आ चुकी होंगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। लेकिन मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है तकरीबन 12 बिलियन डॉलर जो थे वो हमें एक साल में देना होते हैं अपनी डेट सर्विसिंग की शक्ल में। तो अगर आपका ये डेफर होता तो इसका मतलब है कि आपके पास वो जो 12 बिलियन डॉलर आपसे निकलने थे और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जिन्होंने डिस्टर्ब करना था वहाँ पे हुकूमत के पास से क्वेश्चन होगा कि क्योंकि वो पेमेंट अभी नहीं करनी है। अगर वो 12 बिलियन डॉलर आपके पास रिजर्व्स में नहीं आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो तब भी हुकूमत जो है इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसे इकदाम ले सकती है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग या और इकदाम जिनकी वजह से कि ये कोरोना की जंग जो है एक मौसर अंदाज में लड़ी जा सके। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में पहले ही थे, लेकिन अब कोरोना वबा के पेश नज़र IMF जिस तरह से इमदाद फ्राहम कर रहा है, जो 1.4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को रकम मिलेगी, तो जो IMF का प्रोग्राम चल रहा था जिसके तहत पाकिस्तान को गालिबन 400 मिलियन डॉलर मिलते थे, 400 साढ़े 400, वो नहीं मिलेंगे फिर अब पाकिस्तान को? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाएगा। जाहिर है कि वो प्रोग्राम जो था वो चंद कंडीशंस के तहत था, उसमें कुछ रेवेन्यू इकट्ठा करने की कंडीशन है, उसमें कुछ इस्लाहात लाने की बातें हैं, उसमें कुछ और क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं। अब जब आप एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी में हैं तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता। जब बिजनेसेस क्लोज हैं तो ज़ाहिर आप रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते, और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं हो सकेंगी। तो उसको यूँ समझिए कि उसमें थोड़ी देर के लिए वो स्लो डाउन हो गया है, और वो जो ही अल्लाह करे कि जल्दी हो, ले जब भी ये कोरोना की सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल होती है तो फिर वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन उस दौरान में ये जो 1.386 बिलियन डॉलर टू बी प्रिसाइज ये जो मिल रहे हैं ये लमसम मिल जाएंगे, और ये इसलिए मिलेंगे कि इस पे कोरोना से निपटने के लिए जो अखराजात करने हैं, जो लॉकडाउन में जो फिस्कल स्टिमुलस देने हैं, या अगर जो इंटरेस्ट रेट कम करने से जो हुकूमत को या स्टेट बैंक को थोड़ा सा अगर हिट लगती है, तो ये उन चीज़ों को पूरा करने के लिए पैसे मिल रहे होंगे। जो असल प्रोग्राम है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा जब ये कोरोना की सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिस्कल साइड पर डिस्काउंट रेट कम हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में अनाउंस भी किया गया, इससे कितनी स्पेस मिलेगी? क्योंकि इमरान खान साहब बता चुके हैं कि 8 बिलियन डॉलर का हमने टोटल पैकेज किया है, जिसमें सब्सिडीज़ भी हैं, कैश इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, गरीब आवाम को, इंडस्ट्री के लिए भी पैकेज है। वहाँ पर क्या सिचुएशन है? अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग कर जाती है कोरोना की, तो फिर जो फिस्कल साइड है वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? देखिए इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हमने तो सिर्फ 8 अरब डॉलर दिए, लेकिन जिन ममालिक ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, US में 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब
पैकेज आया है, तो वहाँ भी ना तो अवाम मुतमईन है और ना ही वहाँ पे कोरोना पे मुकम्मल तौर पे काबू पाया जा रहा है। तो इस मौके पे तो जितना किया जा सके उतना कम है, और यकीनी तौर पे हुकूमत जो है वो अपने एक जो मारूजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो कुछ कर सकेगी वो कर रही होगी। इसमें जो एहसास की पेमेंट्स हैं वो तो होना शुरू होगी, 12,000 रुपये जो पर फैमिली पेमेंट्स थी, उसके अलावा भी कुछ राशन की स्कीम्स भी हैं, कुछ बाकी स्टिमुलस जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री को दिए गए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे दिए गए हैं। स्टेट बैंक की रीफाइनेंसिंग स्कीम भी है, जिसमें जो अदारे हैं एक ख़ास साइज से ऊपर, उनको इस वजह से पैसे कर्ज जो है वो मिल सकेगा इजी टर्म्स पे कि वो अपने लोगों को ना निकालें। वो लोग जिन्होंने कि इस वक्त बैंक से लोन्स लिए हुए हैं, उनके लिए कुछ स्कीम्स आई हैं कि वो अपने लोन्स को रिस्केड्यूल करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगेन मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि कोरोना की फेज़ कितनी प्रोलॉन्ग करती है, और लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन वो कितना लंबा अरसा चलाना पड़ता है। जाहिर है एक दफ़ा 12,000 दे दिए, अब अगर ये 12,000 एक महीने बाद दोबारा देने पड़ जाते हैं या 2 महीने बाद दोबारा देने पड़ जाते हैं, तो फिर हुकूमत को देखना होगा कि उसकी किटी में पैसे हैं या नहीं है। और यकीनी तौर पे ये जो 500 अरब रुपया हुकूमत बचा रही होगी डेट सर्विसिंग में इंटरेस्ट रेट कम करके, और ये जो 1.4 बिलियन डॉलर के करीब जो IMF से मिल रहा होगा, ये इन्हीं जो अखराजात है उस पर लग रहा होगा। उसका एक वर्क प्लान तैयार होगा और उसके मुताबिक फिर पैसे जो हैं वो स्पेंड हो रहे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर जीडीपी के अहदाफ भी हासिल ना हुए तो बेरोजगारी, मुआशी तरक्की और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इससे ओवरऑल अगर बात की जाए तो कितनी मुतासिर होगी फिर अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग कर जाती है तो? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में जब कहा जा रहा है कि रिसेशन होगी और जो ग्लोबल जीडीपी है जब वो नेगेटिव में जाएगी, तो यकीनी तौर पे जो इंडिविजुअल ममालिक हैं वो भी हिट होंगे। पाकिस्तान भी उसमें हिट हो रहा होगा यकीनन, और हमारी जीडीपी जो है वो भी गिरने के बल्कि बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। अब होगा ये कि इसमें कुछ सेक्टर्स हैं, मसलन कुछ ममालिक ऐसे थे जहाँ पे जीडीपी प्योरली आपकी टूरिज्म से कंट्रीब्यूट हो रही थी। अब वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाएंगे, जैसे बैंकॉक वगैरह है या श्रीलंका वगैरह है, तो वो बुरे तरीके से हिट होंगे। कुछ ऐसे ममालिक हैं यहाँ पे जीडीपी जो थी वो इंडस्ट्रीज मेजर उसकी कंट्रीब्यूशन थी, वहाँ पे यकीनी तौर पे इंडस्ट्रियल सर्विसेज अगर काम नहीं करेंगी वो हिट होंगे। अब पाकिस्तान एक यूनिक केस है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है जीडीपी में वो तो सिर्फ 19-20% के करीब है, लेकिन जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो तकरीबन 50% के करीब अफरादी कुव्वत जो है उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। तो यकीनी तौर पे अगर एग्रीकल्चर जो है वो वहाँ पे हम रूरल इकॉनमी को बचा सकते हैं और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कर लें, तो मेरा ख्याल है कि उसका जो इंफरादी लेवल पे एक आना है बर्डन, उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अभी गंदम की फसल जो है उसकी हार्वेस्टिंग सिंध में हो चुकी है, जनूबी पंजाब में हो रही है, और अगले 1-2 दिनों में ये वस्ती पंजाब में भी शुरू हो जाएगी। तो गंदम की एक वाफर फसल आ जाने से, या चावल की फसल जो है वो मौजूद है हमारे पास। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे पास टाइम कम है तो मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि मजीद मैयर लिए क्या जा सकते हैं? IMF ने भी जिस तरह से प्रोजेक्शंस दी हैं, तो क्या मैयर लिए जा सकते हैं कि गुर्बत भी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा, तो ताकि ये जो नताइज इनको मिनिमाइज किया जा सके एटलीस्ट? देखिए, इसमें 2 चीज़ें करनी है। एक चीज़ तो जो कि एम्प्लॉयर और आजिर के लेवल पे है कि हुकूमत जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन में नरमी कर रही है, इंडस्ट्रीज़ खोल रही है, वहाँ पे SOPs दे रही है, और इन SOPs पे अमल दरामद कराना बेहद ज़रूरी है एम्प्लॉयर के लिए, ना सिर्फ वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए। अगर वर्कर में खुदा न खास्ता किसी को कोरोना आता है तो चांसेस है कि एम्प्लॉयर भी उससे नहीं बच पाएगा। ये तो वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र उनकी फराहमी, ये यकीनन एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत की ज़िम्मेदारी, जैसा कि मैंने कहा कि हुकूमत को इस वक्त रूरल इकॉनमी को बचाने पे तवज्जो देनी चाहिए, लाइफ स्टॉक पे, क्रॉप्स पे, ताकि और फूड सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखने पे, ताकि दही इलाकों में जो 60% आबादी है वो भी महफूज रहे, और जो 40% शहरों में है उसको फूड सप्लाई जब तक चलती रहेगी तब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान महफूज है। जब फूड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर ना सिर्फ एक बीमारी से लड़ना, और दूसरा जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये इतने बढ़ जाएंगे कि फिर हम एक चैलेंज आ जाएगा।
ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब माहिर मुआशियात हैं, मेरे साथ मौजूद थे, मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, और तफसील से बात कर रहे थे कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक जैसी ही सिचुएशन है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही मुतासर हो रही है, और IMF जो प्रोजेक्शन दे रहा है उसके मद्देनजर मैयर्स लेने की ज़रूरत है, और हुकूमत जो SOPs बना रही है उन SOPs पर अमल दरामद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं किस तरफ सूरत हाल जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कोरोना पर। अगर ये सिचुएशन इस तरह से प्रोलॉन्ग करती है तो फिर मुआशी तौर पर हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुआशी तौर पर तो पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया में मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, इससे निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किन किन ममालिक में सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कुरैश अर्ज़ को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है और हर गुजरते दिन के साथ हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। मजमूई तौर पर अगर दुनिया भर की बात की जाए तो कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 1,54,266 हो गई है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आज के जो आदादो शुमार है उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो तादाद है वो 7,481 तक पहुँच चुकी है केसेस की, जबकि मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 143 तक हो गई है। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो आज हम इस सेगमेंट में पूरी दुनिया के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से ममालिक हैं जो ज़्यादा मुतासिर हैं कोरोना की वजह से, कहाँ पर हलाकतों की तादाद कहाँ तक पहुँच चुकी है, और मुख्तलिफ ममालिक क्या मैयर्स अपना रहे हैं कोरोना से निमटने के लिए, क्या इकदाम किए जा रहे हैं। क्योंकि एक तो हम मजमूई तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना से निमटने के लिए जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है वो लॉकडाउन का है। तमाम ममालिक ने लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन कहीं पर लॉकडाउन में नरमी है, कहीं पर लॉकडाउन में सख्ती है, तो कहीं पर कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन में तौसी भी की जा सकती है। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए बरतानिया की, तो बरतानिया ने हिफाजती सामान खत्म होने का खदशा भी जाहिर कर दिया है, क्योंकि एहतियाती तदाबीर तो अपनाई जा रही हैं, साथ ही साथ हिफाजती इंतजामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन बरतानिया ने यह खदशा जाहिर कर दिया है कि उनके पास हिफाजती सामान खत्म हो सकता है। इसके साथ ही बरतानवी हुकाम ने तिबी अमले से अपना हिफाजती लिबास दोबारा इस्तेमाल करने की अपील भी की है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में भी हलाकतों की तादाद 761 हो गई है, और हलाकतों के बाद टोटल जो तादाद की अगर बात की जाए तो 18,681 हो गई है। इटली में 575 से हलाकतों के बाद तादाद मजमूई तौर पर बात की जाए तो 22,745, जबकि बेल्जियम में मजीद 306 और तुर्की में 126 और ईरान में 89 अमवात हो चुकी हैं। तो हम तफसील से इस पर बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड ये बीमारी है और पूरी दुनिया इससे किस तरह से निमट रही है। अगर ये इसी तरह से बीमारी प्रोलॉन्ग कर जाती है तो उसके बाद सिचुएशन किस तरफ जा सकती है और क्या इकदाम मजीद उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से ममालिक जो वैक्सीन तैयार करने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं, और अगर वैक्सीन तैयार नहीं होती तो फिर सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है। तुर्क सहाफ़ी हैं, मुझे वीडियो लिंक के जरिए तुर्की से ही ज्वाइन कर रहे हैं, अब्दुल शकूर साहब। अब्दुल शकूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल शकूर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जहां पर आप मौजूद हैं वहीं की सूरत हाल ही जानना चाहूंगा कि तुर्की में इस वक्त क्या सिचुएशन है और तुर्क हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए क्या जो है मैयर्स अपना रही है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता चलूं कि आपने 126 का जो जिक्र किया है तादाद तुर्की में अमवात की, वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान है। जो मजमूई तौर पर यहाँ पे तादाद है अमवात की कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक है उसकी वजह से, वो 1700 से ज़ायद है, बल्कि 1800 के करीब। और इसके साथ साथ जो कंप्लीट जो कंफर्म केसेस हैं उनकी तादाद 79,000 79,000 के लगभग है। और ये सूरत हाल जो है शुरू में काफ़ी कंट्रोल में दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अचानक जो है देखने में आया कि एक स्पाइक जिसको कहते हैं, एक तेज़ी आ गई इन केसेस के अंदर, और डेथ्स जो हैं वो उनका नंबर भी बढ़ गया, और 4,000 के 4,500 के लगभग नए केसेस जो हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। ये तो हो गई जो नंबर्स गेम है उसकी बात। जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है तो तुर्की बिल्कुल एक जिसको कह सकते हैं बड़े प्रोफेशनल अंदाज में और एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार दिखाई देता है। और यहाँ पे बहुत से इकदाम हुकूमत ने उठाए हैं। जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज वीकेंड का लॉकडाउन यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे ये सूरत हाल संगीन होना शुरू हुई तो हुकूमत ने एक 60 साल से की उम्र से जायद के जो लोग थे, जो कि ज्यादा आपको पता है वुल्नरेबल हैं इस सारी सिचुएशन में, उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी कंप्लीट। फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि हुकूमत ने
20 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, क्योंकि वो शायद इस मुगालते का शिकार रहे बहुत से लोग शुरू में कि ये कम उम्र लोगों के ऊपर वायरस जो इस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकता, तो वो बाहर आ रहे थे, तो उसको उन्होंने रोका 20 साल से कम उम्र के ऊपर पाबंदी लगा के। और फिर यह है कि जो मामूलात जिंदगी हैं वो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि हुकूमत ने एक और फैसला ये लिया है कि वीकेंड पे 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार मुकम्मल जो है वो कर्फ्यू होता है, और जुमे की रात 12 बजे से लेकर इतवार की रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू जो है यहाँ लागू हो जाता है, जिसके दौरान कोई भी आपको बाहर नहीं नजर आ सकता। और यहाँ पे जाहिर बात है ये उन ममालिक में इसका शुमार होता है जहाँ पे कानून की पासदारी है, और कर्फ्यू का मतलब जो है वो कर्फ्यू है, कोई भी फिर आपको बाहर नहीं नजर आएगा। या कारोबारी जिंदगी जो वाकई में मुअत्तल होता है वो होता है, सिवाय चंद जो जरूरी एसेंशियल वर्कर्स जिनको कहा जाता है, उनके अलावा कोई भी आपको इस तरह से बाहर नजर नहीं आएगा। उसके अलावा टर्की ने बड़े पैमाने पर जो है वेंटिलेटर्स की तैयारी जारी रखी हुई है। उसके साथ साथ हुकूमत ने एक और बड़ा इनकलाबी कदम मैं इसलिए कहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगा दी है मास्क की फरोख्त के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने टीवी पर आकर ये ऐलान किया कि हुकूमत जो है वो सबको उनकी दहलीज पर, इनका यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट की तरह एक बहुत बड़ा अदारा है, टर्किश पोस्ट एंड टेलीग्राफ का, पीटीटी उसको कहते हैं, उसके जरिए लोगों को हर हफ्ते फी बंदा 5 मास्क जो है उनके घर में डिलीवर किए जा रहे हैं, और ये हर हफ्ते किए जा रहे हैं। तो उन्होंने इसके साथ ये कहा कि कोई भी आदमी, चूंकि कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि शायद मास्क जो है फेस मास्क उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने मास्क की फरोख्त के ऊपर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा अगर कोई किसी को देना चाहता है गिफ्ट हदिये के तौर पे तो वो दे, लेकिन कोई भी जो है वो इससे सूरत हाल से फायदा नहीं उठा सकता। तो ये वो चंद इकदामात हैं जो इन्होंने किए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर जाहिर बात है तुर्की में दुनिया के बेहतरीन मेडिकल सिस्टम जो है वो टर्की के पास है, डॉक्टर्स है, अमला है, तो ये जितनी भी सूरत हाल है वो उसको कैटर कर रहे हैं अभी तक। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं उनमें इजाफा नजर आता है। मैं अभी यही आपसे पूछना चाह रहा था अब्दुल शकूर साहब के हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, कर्फ्यू तक नाफिज कर दिया जाता है वीकेंड पर, उसके बावजूद केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। वजूहात क्या बताई जा रही हैं? इतनी ज्यादा लॉकडाउन के बावजूद, हिफाजती इकदाम को अपनाने के बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं, न सिर्फ टर्की में बल्कि दीगर ममालिक में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो मजमूई तौर पर वजूहात क्या सामने आ रही हैं? काशिफ देखिए, ये जितने भी इकदाम हैं बतदरीज जो है वो सख्त किए गए हैं, लेकिन अब ये नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, ये इस सवाल का जवाब शायद ये मैं आपको दे सकता हूँ कि टेस्टिंग ज्यादा हो गई है। अब जो टेस्ट लिए जा रहे हैं ना, वो उनकी तादाद में इजाफा नजर आता है। मतलब पहले इस तरह से टेस्टिंग नहीं थी या जरूरत नहीं महसूस की जा रही थी, लेकिन जब ये पेंडेमिक जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो उसके बाद जो ममालिक जिनके पास वसाइल थे जो टेस्टिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी टेस्टिंग शुरू की, जिसके नतीजे में उन्हें पता लगा। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज आपने बहुत सुना होगा कि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं। अब एसिम्प्टोमेटिक वो पेशेंट होता है जिसके अंदर बज़ाहिर बिल्कुल वो आपको तंदुरुस्त लगता है, उसको खुद भी फील नहीं होता, जो उसकी इलामात हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वो भी उस पर जाहिर नहीं होती, ना उसको कोई उस तरह से खांसी आ रही होती है, ना उसको तेज उस तरह से बुखार होता है। लेकिन ये सारी चीजें, ये इलामात ना होने के बावजूद उसका जो टेस्ट होता है कोरोना वायरस का, तो वो पॉजिटिव होता है। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से नंबर आपको बड़ा हुआ लग रहा है। उसके अलावा आपने यूरोप के अंदर ये देखा होगा कि एक नया जो डेथ टॉल सामने आ रही है, वो उसकी वजह ये आया है, एकदम तेजी उसमें देखने में आई है कि बहुत से लोग इस पेंडेमिक के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नर्सिंग होम्स के अंदर मर गए थे जिनका डाटा शामिल नहीं किया गया था। अब वो डाटा शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये नंबर के अंदर आपको एक तेजी नजर आती है। इसके साथ साथ इस पूरी सिचुएशन के दौरान जो अहम बात है वो ये है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो जो भी मेजर लिए जा रहे हैं, उनके अंदर यकीनन उन चीज़ों को जो अभी तक का जो तजर्बा गुज़िश्ता 2-3 माह से जो सूरत हाल सामने आ रही है, उसको सामने रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो टेस्टिंग की जो तेजी है, वो एक खास वजह है कि वो आपको मजीद नंबर जो है वो दे रही है। जी। अच्छा अब्दुल शुक्र, दीगर जो ममालिक हैं, जिनमें कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो कि कोरोना पर काबू पाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, वहां पर नंबर गेम उस तरह से नहीं इंक्रीज हो रही जिस तरह से बाकी ममालिक में हो रही है। कौन कौन से ममालिक आप समझते हैं जो कोरोना पर काबू जल्दी पा सकेंगे, और अगर ये कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता तो कितना ओवरऑल नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सवाल है, और जिस तरह वैक्सीन की तैयारी इस वक्त सबसे अहम है, और ये बात तय है कि उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस मामले को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कम अज कम जो है वो 12 से 18 माह लग सकते हैं, और ये बड़ी अहम बात है। और इसके ऊपर आप ये देखिए कि मैंने कुछ रिसर्च देखी हैं जो लेटेस्ट हैं, उसमें अभी तक 2 जगहों पे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक एक रेस है, लेकिन उसका हतमी
नतीजा क्या सामने आएगा वो हम कुछ नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे चाइना के अंदर जो है उन्होंने ये कहा कि वो जो वैक्सीन की तैयारी है उसके फेज 2 में चले गए हैं। फेज 2 का मतलब ये है कि उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर उसको इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के अंदर एक कंपनी है मॉडर्ना के नाम से, वो ये कहते हैं कि वो फेज 1 के अंदर है, जहां पे उन्होंने भी अपने ट्रायल जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो ये एक बड़ा अहम कदम होगा। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि जो मुल्क रोक रहे हैं, यकीनन उसके अंदर जो पहली तो बात यह कि शायद उधर कोई केसेस की इतनी बड़ी तादाद एकदम से थी नहीं। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता लाने की एक वजह हर्ड इम्यूनिटी भी है, जिसकी वजह से जो लोग एकदम से जो एक आया था, एक आपसे हल्ला बोला था इस वायरस ने, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद कम होता जा रहा है। दूसरा ये है कि जो मेयर्स दिए गए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत अहम है। उसके अलावा सैनिटाइजेशन, मास्क का इस्तेमाल, और ये वो सारी चीजें हैं जिनको शहरियों ने समझकर और बाशऊर होने का सबूत देते हुए उन चीजों पर अमल किया, जिसके बाद वो मुल्क जो है, असल में ये एक बात ध्यान में रखिएगा, जहां पे भी आप ये सिचुएशन देखेंगे, जिन हुकूमतों ने भी इसके ऊपर काबू पाया है, वहां के शहरियों का ताउन बहुत अहम रहा है इस हवाले से। और ये दोनों तरफ से एक ऐसा ताउन था जिसकी वजह से वो शहरी जो है, वो मुल्क जो है, वो इस वबा पर काबू पाने में बड़ी हद तक कामयाब हुए। तो ये चीज समझने की जरूरत होगी कि उस पर फिर इंसेंटिव गवर्नमेंट किस तरह से दे सकती है। लैटिन अमेरिका के कुछ मुल्कों की हम मिसाल लेते हैं तो वहां पे एक्वाडोर ने मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जो जॉबलेस हुए, उनको गवर्नमेंट ने, उनकी एक पोर्ट सिटी है जो कि इस सारे मसले में वहां पे पेंडेमिक का जो एपी सेंटर जिसको कहते हैं मरकज है, वहां पे उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो है वो लोगों को घरों के ऊपर मेडिकल और फूड सप्लाईज देना शुरू कर दिए। ठीक है, हमारी मतलब लोग उस तरह से नहीं शायद फॉलो करते पाकिस्तान में इस सिचुएशन को, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि कैसे उनको इंसेंटिव देकर इस तरफ जो है वो माइल किया जा सकता है। अच्छा अब्दुल शुक्र, अगर कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता तो हम जिस तरह से अभी आप भी बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक ने भी रिलीफ पैकेज देना शुरू कर दिए हैं, हंगामी बुनियादों पर क्या इकदाम करने की जरूरत है? क्या लॉकडाउन के अलावा और कोई ऑप्शन भी है? क्योंकि अगर लॉकडाउन इस तरह से प्रोलॉन्ग कर जाता है तो अब तो इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है, ना सिर्फ मुख्तलिफ कंट्रीज की बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है $9 ट्रिलियन तक नुकसान में जा सकती है। IMF भी ये प्रोजेक्शन दे रहा है। तो हंगामी बुनियादों पर लॉकडाउन के अलावा कुछ मुतबादिल है जो इकदाम किए जा सके? माहिरीन क्या कहते हैं? देखिए, अगेन इंसानी जान जो है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है, इससे आगे कोई चीज इस वक्त इस हवाले से जो सबसे बड़ी बहस है, जो आपने जिस तरफ इशारा किया, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन और पार्शियल जो इकोनॉमी को ओपन करने की बात हो रही है, उसके अंदर आप ये देखेंगे सबसे बड़ी बहस इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रही है। दोनों तरफ बड़े आप कह सकते हैं कि जानदार आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो गवर्नर्स हैं जो सदर ट्रंप के साथ इस मामले में आप कह सकते हैं कि उनके सामने खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप बेशक ऐलान कर दें, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात होंगे, लेकिन हमारे पास भी इख्तियार है, हम अपनी अपनी जो स्टेट्स हैं उनको नहीं खोलने देंगे। बल्कि लेटेस्ट जो इस हवाले से डेवलपमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने कहा कि लिबरेट वर्जीनिया, उन्होंने कहा कि आजाद किया जाए। उनकी इस तरह की लैंग्वेज को काफी हल्कों से जो है वो तनकीद का सामना, वो ये कह रहे हैं कि एक डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यकीनन आपने जो बात की है इकोनॉमी की, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी को बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। जो मईशतदान हैं वो ये कहते हैं कि ये 1930 का जो रिसेशन था, जो कसाद बाजारी 1930 में आई थी, उसकी एक सूरत हाल, उस जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और ये बात बईद नहीं है कि उस तरह की सूरत, मतलब उतना ही इकोनॉमी खराब हो जाएगी। लेकिन अब इसकी प्रीटेक्स्ट के ऊपर आप इंसानी जानों के साथ नहीं खेल सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इंसानी जानों को अहमियत देनी होगी। तो इस मामले में आपको अपने दिल की या दिमाग की नहीं बल्कि डॉक्टर की सुननी होगी। तो डॉक्टर जो कहते हैं, माहिरीन जो तिबी माहिरीन जिस तरह से कह रहे हैं, उसको अपने देखना होगा। या तो फिर चाइना का मॉडल हो कि जहां पे हर चीज हुकूमत ने ही डिसाइड करनी है, तो वो यकीनन आपको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर उस तरह से मामलात नहीं चल सकते। बाकी जहां तक बात यह कि कितना अपने रिस्क के ऊपर, जैसे ब्राजील के अंदर उनके प्रेसिडेंट ने ये ऐलान कर दिया जी कि आप इकोनॉमी को खोलें, इसमें अगर कोई भी इशू होगा तो वो मेरे ऊपर होगा। तो बहुत सी मुख्तलिफ बातें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन मेरी नाकिस राय के मुताबिक, चूंकि आपने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसका मैं जवाब देने का उस तरह से मुतहम्मिल तो नहीं हूं, लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ा है मुख्तलिफ जगहों से और देख रहा हूं, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि इस मामले में डॉक्टर्स को सुना जाना ज्यादा अहम है और मेडिकल जो तबी माहिरीन है उनको सुनना ज्यादा है। अच्छा अब्दुल शुक्र साहब, मेरा फाइनल क्वेश्चन कि लॉकडाउन को लेकर भी एक अलग बहस चल रही है। कुछ ममालिक इस साइड पर हैं कि लॉकडाउन में नरमी कर देनी चाहिए, कुछ ममालिक लॉकडाउन को कर्फ्यू की तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? कौन कौन सी इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं, क्या क्या कारोबार जिंदगी चल सकते हैं?
देखिए, हमारे सामने मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मिसालें हैं, जैसे इटली के अंदर जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है रहा है, इसमें यूरोप में, उसके अलावा स्वीडन में और ऐसी जगहों के ऊपर उन्होंने ये किया है कि कुछ स्कूल, स्टेशनरी शॉप्स और इस तरह की चीज़ें, आई एम श्योर के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कुछ इससे मिलते जुलते जो है वो ऐलानात किए हैं। तो वो एक किस्म का, आप देख सकते हैं कि इसका ज्यादा नफसियाती तौर पर इसका एक असर होगा कि लोग ये तसव्वुर कर लें कि ये चीजें खुल रही हैं। बाकी कुछ जगहों के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो मामला है उसको खोला गया है, क्योंकि वहां पे शायद आप फासला रख के काम भी कर सकते हैं, अगर कोई ईंटें चुन रहा है या कोई स्टील फैब्रिकेशन का काम कर रहा है, इस तरह की चीजें। तो ये वो सेक्टर हैं जहाँ पे ये समझा जा रहा है कि आप इसको लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक है उनका जोग्राफिया मुख्तलिफ है। जब जोग्राफिया मुख्तलिफ है, वहाँ की नीड्स मुख्तलिफ हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हर मुल्क को जो है अपने हिसाब से और अपनी जो उनके मारूजी हालात हैं उनको सामने रखते हुए ये करना पड़ेगा, और उसके लिए कोशिश की भी जा रही है। लेकिन ये बात तय है कि अब इसका आहिस्ता आहिस्ता लोग ओपनिंग अप की तरफ तो जाना पड़ेगा। अब जो मुल्क उसके अंदर स्टेप्स ले रहे हैं, देखना ये होगा कि उनके स्टेप्स कितने कामयाब हैं। सूरत हाल जो है वो इस वक्त खासकर अमेरिका के अंदर ये लग रही है कि आज या कल के अंदर कुछ बहुत सारी ऐलानात हो सकते हैं। तो उन मॉडल्स को देख के तो ये तय किया जा सकता है कि किस हद तक इजाजत दी जाए। दूसरा ये है कि एंजाइटी, फियर और लोगों के अंदर एक वो जिसको कहते हैं एक हजूम की सी जहनियत से बचाने के लिए बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ हुकूमतों को भी आगे आना चाहिए, और उनको कदम कदम पर जो है वो रहनुमाई अपनी जी। आप कह सकते हैं कि कौमों की करनी पड़ेगी। जैसे टर्की के सबसे बड़ा जो इनकी यहाँ पे चीज आप समझते हैं, इनकी मईशत जो है दुनिया की 20 मजबूत मईशतों के अंदर है, मुसलमान मुल्कों के अंदर मजबूत तरीन मईशत ठीक है। है। लेकिन इनको भी बहुत सारी चीजें जो अपनी वो मौखर करनी पड़ी हैं। राइट, जी। राइट। बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, तो सहाफ़ी तुर्की से मेरे साथ मौजूद थे और मजमूई तौर पर पूरी दुनिया इस पैनाडेमिक की जद में है, उस पर बात कर रहे थे। मुख्तलिफ ममालिक इकदाम कर रहे हैं, लेकिन एक ही तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जा रहा है और वो है लॉकडाउन का। वैक्सीन तैयार करने के हवाले से कहा यह जा रहा है कि 12 से 18 माह तो लग सकते हैं, लेकिन अमरीका ने यह दावा किया है कि वो पहले फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, जबकि चाइना कह रहा है कि दूसरे फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये फिर भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि लॉकडाउन तो करना पड़ेगा, कि कई कुछ ममालिक में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, कुछ में तौसी की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ अवाम का तावन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अवाम में खौफ व हिरास की फ़ज़ा है। खौफ व हिरास की फ़ज़ा के पीछे वजूहात क्या हैं? इसमें सोशल मीडिया बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो सोशल मीडिया ने इस वबा की सूरत हाल में कितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है, कितना नेगेटिव रोल प्ले किया है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। सोशल मीडिया लोगों की जिंदगियों में इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया राबतों के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक जगह पर कोई वाक़या होता तो सेकंड्स में दुनिया के दूसरे कोने तक उस वाक़े के हवाले से खबर पहुंच जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल भी हो रहा है, मुस्बत इस्तेमाल भी हो रहा है। और ख़ास तौर पर अगर राइट नाउ सिनेरियो की बात की जाए, जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, तो कोरोना वायरस के फैलने के साथ साथ लोगों में खौफ व हिरास की फ़ज़ा भी है। इस खौफ को फैलाने में सोशल मीडिया ने कितना मनफी किरदार अदा किया है, और कोरोना वबा पर कहीं ना कहीं काबू भी पाया जा रहा है, तो इस काबू पाने में सोशल मीडिया ने कितना मुस्बत किरदार अदा किया है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और सोशल मीडिया के बैरियर्स क्या हैं, सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब सोशल मीडिया पर कोई भी खबर आती है, खा वो फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, या किसी और जराए के जरिए आप तक पहुंचती है, तो आप किस तरह से तस्दीक करेंगे कि आया कि यह खबर दुरुस्त है या गलत है। इस पर किस हद तक काम हो रहा है, कहां कहां पर काम हो रहा है, और सोशल मीडिया के जरिए ये जो इंपैक्ट है सोसाइटी पर, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, खासतौर पर जो मनफी इंपैक्ट है। इस पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया आपके नजदीक खासतौर पर राइट नाउ सिनेरियो में कितना अहम किरदार अदा कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है माजरत के साथ। अगर हम इसको ब्रॉड कर लें और हम ये कहें कि इंटरनेट क्या किरदार अदा कर रहा है, तो इंटरनेट का बहुत अच्छा किरदार ऑब्वियसली हमारे सामने है। देखें, इंटरनेट अब एक यूटिलिटी बन गया है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम बिजली या गैस की बात करते हैं घरों में और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो बिजली को आप अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली को आप गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी का घर अगर कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो, वहाँ पे भी बिजली का कनेक्शन आपको नजर आएगा, वो लोग भी पंखे बल्ब का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो लोग मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ रहे हैं वो भी पंखे बल्ब का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये आपको सादा सा एग्जाम्पल देने का मतलब मकसद ये है कि लोग समझ जाएं कि इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा लोग उसको करना चाहें। अब हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए दो तीन बड़े बड़े मोटे जो इश्यूज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, जो सबसे बड़ा हमने कंसर्न देखा है इंटरनेट पे कोरोना से रिलेटेड, वो मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी खबरें, अफवाहों का है। और ये अनफॉर्चुनेटली जो कंसर्न है ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ये इस वक्त फैला हुआ है। जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और जितनी झूठी खबरें हम ये कोरोना से के हवाले से देख रहे हैं उतनी हमने नहीं देखी, बल्कि अब तो इसको एक दुनिया ने नया नाम दे दिया है और उसको कहते हैं इन्फोडेमिक। यानी कि पेंडेमिक तो है ही है जो बीमारी चल रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन का भी एक पेंडेमिक चल रहा है इंटरनेट पे, उसको इन्फोडेमिक का नाम दिया है एक्सपर्ट्स ने। तो वो जो इन्फोडेमिक है उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और मैं आपको एक और बात भी ये बताऊं आपके नाजरीन के लिए इंटरेस्टिंग बात, कि ये इन्फोडेमिक में जो झूठी खबरें, अक्सर झूठी खबरें हैं, उनका जो इनिशिएशन है, यानी कि जो उनका शुरुआत है, वो इंटरनेट से नहीं हो रही, वो लोगों से हो रही हैं। मसलन एक बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन आजकल फैली हुई है वो ये है कि हर एक बंदा अपने तई कोई ना कोई जो है वबा का इलाज या दवाई निकाल के लेके आ रहा है। मसलन ट्रंप साहब ने बहुत दफा ये कहा है कि एक दवाई है क्लोरोक्वीन के नाम से, जो कि बड़ा अच्छा उसका असर साबित हो रहा है, हालांकि उसका कोई रिकॉर्ड अभी मौजूद नहीं। एफडीए ने ट्रंप की स्पीच के बाद ट्वीट किया था कि ये दवाई मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है, कोरोना के पेशेंट्स के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अंदाजा हो कि इन्फोडेमिक में जो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका, इंटरेस्टिंगली, ज्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन की शुरुआत इंटरनेट पे नहीं हो रही, वो ऐसे लोगों से हो रही है जिनके पास बड़े रिस्पॉन्सिबल और बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे मौजूद हैं। सही, लेकिन बेग साहब एक इसी से फिर एक और सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन किसी शख्स तक पहुंच जाती है और वो एक इंटरनेट के जरिए नहीं हो रही, लेकिन जब वो इंटरनेट पर पहुंचती है और किसी तक पहुंचती है तो उसके बाद होता यह है कि वो शख्स डिसाइड नहीं कर पाता आया कि ये खबर दुरुस्त है या गलत है। इसको किस तरह से डिसाइड किया जा सकता है? कोई इस तरह के गेट्स हैं, कुछ इस तरह के बैरियर्स हैं, या रेगुलेट किस तरह से किया जा सकता है कि लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि ये दुरुस्त खबर है, ये गलत खबर है? इवन कि आप शायद आपने पढ़ा हो कि बिल गेट के हवाले से भी एक ट्वीट किया गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि बिल गेट उससे बिल्कुल में वाकिफ ही नहीं थे उस ट्वीट से। तो ये किस तरह से डिसाइड होगा कि दुरुस्त है या गलत है? एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मैं अपनी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए, जिस रात, क्योंकि रात में स्पीच हो रही थी टाइम जोन का फर्क के हवाले, तो जिस रात हमें ये ट्रंप ने कहा कि क्लोरोक्वीन जो दवाई है वो इफेक्टिव है, उसी रात पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर्स में क्लोरोक्वीन शॉर्ट होना शुरू हो गई। तो ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां वो अमेरिका में बैठ के स्पीच कर रहे हैं और कहां पाकिस्तान में क्लोरोक्वीन दवाई जो है वो शॉर्ट हो रही है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आसान है लोगों के लिए झूठी खबरों या गलत मालूमात के फॉल करना, उनको मानना एंड सो ऑन। अच्छा, अब उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊं, बच किस तरह सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि अगर कोई दवाई, कोई ऐसा मिरेकल क्योर, कोई ऐसा अनहोनी चीज होगी तो वो इंटरनेट पे कोई आपको सीक्रेटली नहीं बताएगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, आपकी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में एक सीक्रेट मैसेज नहीं आपको आएगा कि उसकी दवाई जो है या उस वबा का इलाज दरियाफ्त हो गया है। वो आपको एफडीए बताएंगे, वो आपको सीडीसी बताएंगे, जो इदारे हैं दुनिया में, डब्ल्यूएचओ, जो इस पे काम करें, जिनका काम ही यही है कि वो वबाओं से लड़ते हैं। ठीक, तो आप इस बात को बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि कोई ऐसा सीक्रेट कोई इजाद नहीं हो रही जो कि सिर्फ चंद लोगों को इलाज करके दिया जाएगा, वो सबको दिया जाएगा। और उसका फायदा भी तभी होगा, अगर वो चंद लोगों को देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। जिस तरह पोलियो की कैंपेन आपके सामने है कि पूरी दुनिया से तो बेग साहब, ये सारी सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में है कि इस तरह से खबरें वायरल होती हैं और फिर उन पर अमल दरामद भी हो जाता है, उनको मान भी लिया जाता है, या पूरी दुनिया में ये सिचुएशन यही है? पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जरा थोड़ा मसला ज्यादा इसलिए है, और अफ्रीकन मुल्कों में थोड़ा मसला ज्यादा इसलिए है बिकॉज तालीम की कमी है। लोगों को ये बताना मुश्किल है कि इंटरनेट पे जो वो चीज पढ़ रहे हैं या किसी के मुंह से, किसी जिम्मेदार मुंह के शख्स से मुंह से वो किसी चीज सुन रहे हैं तो वो गलत भी हो सकती है। टेलीविजन पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर एक चलती हुई चीज सच नहीं होती। थोड़ा सा मुश्किल है लोगों को ये बताना, लेकिन मेरा एक अंदाजा है, मैं आपको एक अच्छी खबर यहाँ पे बताऊं, मेरा अब ये अंदाजा है कि लोग कम से कम अब इन चीजों पे बिलीव कर रहे हैं। हमारे एक ट्विटर अकाउंट में, आपको बताऊं ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारा एक ट्विटर अकाउंट है सच्ची खबर के नाम से। हम कुछ सहाफी हैं जो कि उस पे, ये सोशल मीडिया पे जो फैक्ट चेक, गलत इंफॉर्मेशन होती है उसको फैक्ट चेक करते हैं।
तो अब हमें कम से कम दिन ब दिन कम कम चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन अंग्रेजी में कहते हैं, हमें नजर आ रहा है उस पर। फॉर्चुनेटली बड़ी अच्छी बात है ये कि अब शायद लोग उस पर थोड़ा सा समझना शुरू हो गए हैं कि झूठी खबरें बहुत ज्यादा चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। सोशल मीडिया के मुस्बत और मनफी असरात के हवाले से बात कर रहे थे और इस हवाले से ये कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई खबर मिली है तो सीक्रेट तरीके से आपको वो खबरें नहीं मिलेंगी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर नेशनल मीडियम के जरिए आप तक वो खबर पहुंच जाएगी। कोई भी खबर अगर वो दुरुस्त होती है तो वो सीक्रेट नहीं होती। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अहम किरदार अदा करता है, न सिर्फ हमारी जिंदगी में बल्कि हमारी सोसाइटी को निखारने में भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां पर जो शख्स सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करे, ताकि सोसाइटी में भी निखार आ सके और जो इस वक्त हम कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी हम आसानी से निपट सकें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।